बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक, मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और आज आप बजट के लिए तैयार होंगे। हम सब तैयारी करें जी, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें और मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैंने सुबह सुबह आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बजट रिलेटेड, जिससे हमने कल अपनी सनत पे बात की थी, तिजारत पे बात की थी, ज़राअत पे बात की थी, हम कुछ चीज़ों को प्री बजट डिस्कशन अंडर डिस्कशन ला रहे हैं ताकि कुछ चीज़ें हमें भी क्लियर हों और अब जो बजट से एक्सपेक्टेशंस हैं उस हवाले से भी हम बात करें। आज भी हम इसी तरह से कुछ प्लान किया है हमने शो, लेकिन इससे पहले जी अच्छी खबर से आगाज़ करेंगे। हम बुरी बुरी खबरें नहीं देते, कोशिश करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने जी हॉल ऑफ फेम 2025 का ऐलान किया है, जिसमें हमारे लिए सबसे एक्साइटिंग और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारी जो स्टार प्लेयर रह चुकी हैं सना मीर साहिबा, उनको इस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। दुनिया भर के 7 नुमाया क्रिकेटर्स शामिल करने का ऐलान किया गया है और जिसमें पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की जो साबिक कैप्टन है सना मीर, वो भी शामिल है। सना मीर के हवाले से जी हम आपको ये बता दें कि सिर्फ पाकिस्तान की पहली खातून क्रिकेटर हैं बल्कि जिन्हें एजाज़ हासिल हुआ है, बल्कि वो मजमूई तौर पर पाकिस्तान की 8वीं क्रिकेटर है जो ICC हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बनी है। ये ऐलान जी लंदन में एक तकरीब में हुआ और इस फहरिस्त में दीगर शामिल होने वाले खिलाड़ियों में जी ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन हैं, हाशिम आमला हैं, भारत के MS धोनी हैं, न्यूजीलैंड की डेन लिविटोरी हैं और इंग्लैंड वुमेन क्रिकेटर जो सारा टेलर भी शामिल हैं। और सना मीर इस हवाले से खुश है। उन्होंने कहा है कि ये एक बड़ा इमोशनल मोमेंट है उनके लिए और ये सफ़र जो है, जो उनका जर्नी है, पाकिस्तान की गलियों से शुरू हुआ था और अब ये जाकर रुका तो नहीं है आई मस्ट से कि ये हॉल ऑफ फेम तक पहुंचा है। और डेफिनेटली सना मीर के हवाले से उनका करियर बड़ा शानदार रहा है, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी की है और अभी भी एज अ कमेंटेटर, एज अ एनालिस्ट वो मुख्तलिफ TV चैनल्स पे हमें नज़र आती हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब हमारी विमेन क्रिकेटर्स इस तरह से कहीं ना कहीं स्टैंड आउट करती हैं, क्योंकि हम हमेशा से क्रिकेट को समझते हैं कि जी क्रिकेट के अंदर, या हम इसको एक बड़ा फेवरेट गेम समझते हैं, लेकिन इसमें ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन और इतने अच्छे लेवल के ऊपर होना हम सब के लिए बहुत एक प्राउड मोमेंट है। हमने सोचा सुबह सुबह आपके साथ ये खबर शेयर की जाए। आगे बढ़ते हैं जी, आप ज़रा हम थोड़ा इंडिया की जानिब चलते हैं, अपने भारत मुल्क की जानिब, जिनका जो हालिया जारियत है झूठे इल्ज़ामात के बाद अब पाक भारत कशीदगी कह लें एक नए मोड़ पे पहुंची है। लेकिन पाकिस्तान ने जी ना सिर्फ सब्र, तहम्मुल और हर चीज़ का मुजाहरा किया है, बल्कि ज़िम्मेदारी का मुजाहरा भी किया है। सफारती सतह पर हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक वेज को इख्तियार किए हुए बहुत सारी चीज़ों को सिस्टमेटिकली लेके चल रहा है और इस वक्त एक डेलीगेशन जो है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पाकिस्तान को, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, अभी ब्रिटिश हाई कमीशन के ऑफिस के सामने भी फ़ॉरेन ऑफिस के उधर जो हमारा डेलीगेशन गया था, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हिना रबानी खर हैं, इसमें बुशरा जुम्बट है, फैसल सब्जवारी हैं, इस तरह के लोग शामिल हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत के ऊपर जी आपको पता है ये तश्कील दिया गया जो आला सतह का सफारती वफ़द है और इन्होंने पूरी दुनिया को या आलमी रहनुमाओं को बावर कराया है कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार एटमी रियासत है जो हमेशा मुज़ाकरात, अमन और सफारतकारी के ज़रिए मसाइल का हल और इसका जो सलूशन निकालने के लिए हवाले से पाकिस्तान हमेशा बहुत वोकल रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त आप जो फुटेज भी देख रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इंटरव्यूज़ देते हुए भी हमें नज़र आ रहे हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि इस हकीकत की निशानदेही भी की गई है कि भारत की जानिब से पानी रोकने की किसी भी कोशिश को पाकिस्तान ऐलान जंग तस्वर करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए पानी जो है वो कौमी बका से जुड़ा है और ये जो मामला है उसके साथ साथ इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये मुआहिदा बैनुल-अक़वामी कानून का हिस्सा है, जिससे भारत यकतरफा तौर पर मनसूख नहीं कर सकता। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने जी उन्होंने भी भारतीय रियासती पॉलिसीज़ पे तनकीद की और उन्होंने कहा है कि भारत में अक़लियतें ख़ुसूसन जो मुसलमान और ईसाई हैं और हिंदू हैं, हिंदुत्व के बढ़ते हुए फाशिस्ट एजेंडे का शिकार हैं जो पूरे ख़ित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है। इसी हवाले से जो सेनेटर शीरी रहमान साहिबा हैं उन्होंने भी कहा है कि भारतीय वक्त दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है
और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इनका प्रोपेगेंडा है वो मुतहरिक करने के लिए जो उन्होंने कोशिशें की हैं उसको हम नाकाम कर रहे हैं और किया भी है। और पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को बड़ा संजीदगी से सुना भी जा रहा है। इस वक्त डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं, उनसे हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया रॉक साहिबा कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं इस डेलीगेशन के हवाले से जो कि बहुत आई थिंक कि बहुत मुदब्बर अंदाज में, बहुत लॉजिकली बहुत सारी चीज़ों को बहुत बेहतर अंदाज में इंटरनेशनली लेकर चल रहा है। मैं चाहूँगी एक थोड़ा सा हमें गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा इस हवाले से कि क्या आप समझ रही हैं कि जो सारे डिप्लोमेटिक वेज़ हमने इख्तियार किए हैं, हाउ इम्पैक्टफुल दे आर गोइंग टू बी? उससे पहले जो है आप माशाल्लाह बहुत फ्रेश लग रही हैं और हमारा 3-4 घंटे का टाइम का फ़र्क है, तो मैं अगर उतनी फ्रेश नहीं लग रही तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। नहीं, आप अपनी बातों से मैं फ्रेश करेंगी, आई एम श्योर। हाँ, तो बातों से जहाँ तक फ्रेश करने का ताल्लुक है तो उसमें हम पहले अमेरिका के दौरे की बात कर लेते हैं। वहाँ पे देखें, ये जितने भी सफारती दौरे होते हैं इनमें जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है, आपने वहाँ जाके जो होस्ट कंट्रीज़ हैं उनके साथ पब्लिक डिप्लोमेसी करनी होती है। अपनी ही ऑडियंस को आपने एड्रेस नहीं कर लेना होता। बिल्कुल। तो इंडिया ये कर रहा है कि वो जहाँ भी जाता है वो अपने ही उसका मीडिया आउटलेट्स हैं जो उसके पास अपने ही माइक्स लेके खड़े हो जाते हैं, अपना ही उसकी ऑडियंस है डायस्पोरा को इकट्ठा करते हैं और चंद एक थिंक टैंक से बात करके तो वापस आ जाते हैं। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने वो करना है तो टैक्स पेयर का इतना पैसा लगाने की आपको ज़रूरत क्या है? वो तो काम आप इंडिया में भी कर सकते हैं। और ये इंडिया के अंदर इस चीज़ पे बहुत तनकीद भी हो रही है कि ये क्या कोई वेकेशंस थी या कोई ट्रिप था स्पॉन्सर्ड। वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ जाके कोई हाई प्रोफाइल बंदा तो उनसे मिल नहीं रहा है। तो वो जहाँ भी गए हैं, रशिया में गए हैं, वो इवन अफ्रीका तक जा रहे हैं, वो सऊदी अरेबिया में गए हैं, वो जाके वहाँ पे एक थिंक टैंक से मिलते हैं और एक दो जो है वो लो प्रोफाइल लोगों से मिल के आ जाते हैं। पाकिस्तान जहाँ भी गया है वो बहुत हाई प्रोफाइल लोगों के साथ मिला है। इंटरनल मिनिस्टर्स हो गए हैं, कैबिनेट के मेंबर्स हैं और वहाँ के मीडिया से बात कर रहे हैं। जैसे आप फुटेज में भी दिखा रहे हैं कि बिलावल जो है वो वहाँ के मीडिया से बात करें ताकि उन लोगों तक बात पहुँचे। हमें तो इस रीजन में पता है कि कौन दहशतगर्दी कर रहा है, कौन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है, किसके ऊपर अमेरिका में और कनाडा में बाकायदा जो है उनको कहा गया है कि आप टारगेट असैसिनेशन कराते हैं। तो यहाँ पे रीजन को तो पता है और पाकिस्तान डॉसियर देता भी रहता है। लेकिन इस वक्त पॉइंट ये था कि पूरी दुनिया को ये बताया जाए कि आप ये जो एक टेररिज्म है ये 9/11 नहीं है कि अब आप टेररिज्म के नाम पे कुछ भी कर जाएंगे। अब ना तो लोगों के पास ये एपिटाइट है एक टेररिज्म के नाम पे या दहशतगर्द या दहशतगर्दी के नाम पे। हम इस वक्त एक एक्टिव जेनोसाइड और हॉलोकॉस्ट देख रहे हैं। दुनिया में किसी के पास भी ये इस चीज़ का एपिटाइट नहीं है कि आप इस बात को बुनियाद बनाकर कोई टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है आप उसको डैमेज करें। आप किसी कंट्री के अंदर घुस जाएं और एक ऐसा मुल्क जो आपसे ये भी कह रहा हो कि वो हर तरह के प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात करने के लिए तैयार है, तो उसमें इनका केस ऑलरेडी बहुत वीक है। जैसा कि हमने देखा कि ये हमें टेररिस्ट बनाते बनाते हम यूनाइटेड नेशन की जो टेररिज्म कंट्रोल कमेटी है हमें उसका जो है वो सदर बना दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब दुनिया के सामने है कि कौन टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है और कौन जो है उसकी एडिंग और अबेडिंग कर रहा है। आप अभी कल भी जो है वो इनका अपना ही एक बहुत बड़े व्लॉगर हैं, उन्होंने एक अमेरिकन थिंक टैंक को बुलाकर उन साहब से बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मसला यही है कि इंडिया को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसने इस मल्टीपोलर टाइम पे नेविगेट कैसा करना है। जयशंकर जो है वो लेजर आई के साथ अपनी 7,000 प्लस रील्स के साथ आपको टफ स्टांस देते हुए तो नजर आ जाते हैं, लेकिन अपनी डिप्लोमेसी में वो बुरी तरह से फेल हो गए। उनका जो डिप्लोमेटिक आपको देखें कि उनका जितना भी जो कैपिटल उनको आज सामने आना चाहिए था वो बुरी तरह से फेल हो गया। कोई भी उनका ना बात सुनने को तैयार है ना उनके साथ खड़ा होने को तैयार है। और वो मोदी जी जो कहते हैं जी उन्होंने अपने टेन्योर में 170 से ज़्यादा दौरे किए हैं, वो अब अपने ही मुल्क में रोड शो करते फिर रहे हैं और वहाँ पे घर घर सिंदूर बेचते फिर रहे हैं कि घर घर सिंदूर भेजेंगे, जिस पे लोगों ने रिटेलिएट किया है कि सिंदूर तो हस्बैंड देता है तो अब क्या।
एक अच्छा प्राइम अच्छा अच्छा मिनिस्टर तो साहिबा, एक डॉक्टर साहिबा, एक ऑन अ लाइटर नोट, मैंने सारे एपिसोड में एक चीज़ ऑब्जर्व की है, चाहे हम इंडियन पॉलिटिशियंस की बात करें, उनके इन्फ्लुएंसेस की बात करें, बहुत कॉमन सेंस से आ रही लोग हमें नज़र आए हैं। मतलब जो बेसिक चीज़ें ना, मैं ये बिल्कुल एक सीरियस वे में मैं आपसे ये क्वेश्चन पुट कर रही हूँ कि जो बातें, जो लॉजिक्स, इवन उनके चीफ कमांडर से लेकर उनकी आर्मी नेवी, हर बंदा जिस बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ है, मतलब वी वंडर कि ये किस बुनियाद के ऊपर इतनी बड़ी स्टेट को चलाने के दावे कर रहे हैं, जबकि कॉमन सेंस नाम की कि आप इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के, लोकल मीडिया पे बैठ के किस कदर इलॉजिकल डिस्कशंस कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उसमें इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे लोग जो बहुत दूर दराज जगहों पे या जिनका कोई एक्सपोजर नहीं है, उनको बेवकूफ़ बनाना, बेवकूफ़ से मेरी मुराद है उनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। और उनको मैनिपुलेट करने के लिए आप उनके ही तरीकों में बात करते हैं। जैसे आप मोदी का बयान था कि रोटी खाओ नहीं तो गोली खाओ। या तो ये कोई बॉलीवुड की फ़िल्म तो नहीं थी कि रोटी खाओ नहीं तो गोली खाओ। क्या आप एक क्या किराए के कातिल हैं? आप एक पड़ोसी मुल्क को कह रहे हैं, आप कोई सुपारी लेने वाले हैं कि आप हमारे बच्चे, हमारी जो पॉपुलेशन है उसको गोलियाँ मारने के लिए आ जाएँगे। तो एक लीडर को इस तरह की बातें सूट नहीं करती हैं। फिर उन्होंने अपनी जो कर्नल है जो कि एज अ टोकन बिठाई हुई थी कि जी हाँ मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन भी है, तो उसकी फैमिली को बुलाकर जब उसके शहर से गुजरे अपने रोड शो में तो कहा कि खड़ी होके पूरी फैमिली मुझ पे फूल बरसाए। तो उनको लगा कि इसके बहुत अच्छे ऑप्टिक्स होंगे। उनको ये नहीं पता था कि ये सोल्जर्स जो होते हैं इनकी एक रिस्पेक्ट होती है, ये जो मुल्क के लिए लड़ते हैं, इनकी फैमिलियों पे फूल बरसाने होते हैं। इनकी फैमिलियों को रोड साइड पे खड़ा करके नहीं कहना होता कि हम पे फूल या बरसाएं। या उसके बाद फिर ये कि हम घर घर सिंदूर भेजेंगे। तो सिंदूर अगर आप देखें तो उनके अपने कंट्री में उसकी क्या है, मतलब एक हस्बैंड, वो एक मैरिड औरत का अपने हस्बैंड के साथ एक रिलेशन है, तो मोदी जी क्यों लोगों के घरों में लोगों की बहू बेटियों को सिंदूर जो है उनकी मांगों में डालते फिरेंगे? तो इस बात ये भी, इसमें भी कॉमन सेंस की कोई वो नहीं है। फिर जयशंकर ने बयान दिया कि हमने तो अटैक करने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था। तो ये कौन सा अटैक था जो आपने करना भी था, फिर पाकिस्तान को भी बताया और फिर ये भी कहा कि दहशतगर्दों पे हमला कर रहे हैं, तुम रिटेलिएट नहीं करो। तो ये तुम वहां बैठ के कैसे डिसाइड कर सकते हो कि कौन दहशतगर्द है, जब तक कि कोर्ट के अंदर एक चीज जाएगी नहीं, या एक फैसला। तुम जज ज्यूरी एग्जीक्यूशनर कैसे बन सकते हो वहां बैठ के कि फलानी जो है वो 3-4 मस्जिदें, 5-6 जो बेगुनाहों के घर, वो दहशतगर्द हैं और हम उन पे अटैक कर रहे हैं, तुम साइड पे बैठ जाओ। उसके बाद जब मुंह, और उससे भी बड़ा लतीफ़ा और कॉमन सेंस की हम बात कर रहे हैं कि आपने रिटेलिएट करना था, दहशतगर्दी का सबक सिखाना था, तो उसके लिए आपको अपना इतना हाई प्रोफाइल आर्सेनल निकालने की, राफेल निकालने की क्या ज़रूरत थी? राफेल तो आपने सिर्फ हमारे इर्द-गिर्द उड़ाए, सिर्फ ये बताने के लिए कि आपके पास राफेल हैं। उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आपने जो मिसाइल यहाँ पे फायर करने थे, वो हो सकते थे किसी और तरीके से, डिस्टेंस ही कोई नहीं था दरमियान में तो। और अब उनको क्रिटिक जब पूछते हैं कि राफेल क्यों निकाले और अपने आप को इतना अंडरमाइन क्यों किया, तो इसका भी उनके पास जवाब दे नहीं हैव कि नो ऐसी आंसर। कौन-सी तीसरी जंग अज़ीम लग गई थी कि जिसके लिए तुम लोगों को राफेल बाहर निकाल के तो उनका जो है वो फिर इतना टाइम होने के बाद मान नहीं रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन के सामने लोगों को कह रहे हैं कि हमने लाहौर का पोर्ट जो है वो हमने कब्जा कर लिया है। तो आपके जर्नलिस्ट तक किसी में भी इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि वो ज्योग्राफी को ही थोड़ा सा पढ़ लें या कि एग्जैक्टली। कौन सा शहर लैंडलॉक्ड है, किस शहर में कौन साहिल समंदर है। अब लाहौर में समंदर कहाँ से आ गया? आप अगर गूगल भी कर ले तो आपको समझ में आ जाएगी। तो लाहौर की पोर्ट पे कब्जा करना, पाकिस्तान से 2 लाख लोग जो हैं सऊदी अरेबिया चले गए हैं। लोगों को वीजा की मुसीबत पड़ी हुई है। ऐसा क्या हो गया था हम पे कि हमारे 2-2 लाख बंदे सऊदी अरेबिया जाने शुरू हो गए? सर हमारी तो तो वहाँ पता यही नहीं, है। हमारे फील्ड मार्शल को उन्होंने मुल्क से फरार करा दिया, उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को फरार करा दिया। जो प्रोपेगेंडा वो कर रहे थे बैठ के, वही बात है, कॉमन सेंस इज़ नॉट वेरी कॉमन, और ये तो इंडिया ने हमें साबित स्टैम्प करके दे दी है। अच्छा, अब शाजी साहिबा, ये जो हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करेंगे थोड़ी सी, जिस तरह से आपने भी खुद भी बात की, बिलावल ने भी ये इंटरनेशनल फोरम से और डेलीगेशन ने आवाज़ उठाई है कि अगर यकतरफा तौर के ऊपर ये इसको ख़त्म करने की कोशिश करता है इंडिया, तो इसके मुमकिन नताइज ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर जो कि इंटरनेशनली इसके जो कह लें केयर टेकर हैं उनके पास जाएगा और अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा।
मुमकिना नताइज क्या हो सकते हैं अगर इंडिया इसको वायलेट करने की कोशिश करता है, जो कि हम जानते हैं कहीं ना कहीं उनकी सेंस तो है नहीं, वो कोई भी ऐसा एक्सट्रीम कदम उठा सकते हैं। नहीं, वो बिलावल भुट्टो ने बिल्कुल ठीक कहा है कि वो नेतन्याहू की टीमू कॉपी है, चीप और सस्ती कॉपी जो है। तो वो नेतन्याहू का तरीका जो है वो हर ज़माने के यजीद की तरह पानी बंद करना, खाना बंद कर देना, लोगों को फाकों से मार देना, बच्चों को और औरतों पे हमला कर देना। तो ये टेंडेंसी तो मोदी के अंदर बहुत ज़्यादा है। और ये इंसानियत के साथ जो इंसानियत सोच सलूक है, ये वो पिछले अपने पूरे टेन्योर में इस पानी के पीछे तो वो हाथ धो के पड़ा हुआ है। लेकिन मसला ये है कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये बायलैटरल है और इसमें जो वर्ल्ड बैंक है उसका सालिसी का किरदार है। और ये दोनों पार्टीज जो हैं वो अपनी मशावरत से दोनों इकट्ठी अगर राजी होती हैं तो इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो अब इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ हैं कि इतने पानी का इंडिया करेगा क्या, और इतने डैम्स जो हैं वो कितने टाइम में बनेंगे, कितनी नहरें निकाल के वो डाइवर्ट कर लेगा, और फिर मॉनसून में क्या किया करेगा। जब पानी इतना ज़्यादा होगा तो क्या अपने ही इलाके जो है वो डुबो देगा, या मॉनसून में हमारी तरफ से लाभ फेंक दिया करेगा। तो इसका तरीका क्या होगा, क्या पानी बंद करना साल के 12 महीने ही बंद करने की बात कर रहा है, या कुछ महीने पानी बेतहाशा छोड़ भी देगा। तो इसमें भी कॉमन सेंस की कमी है। और साथ में ये कि लोअर राइपेरियन का पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक हक होता है, उसके इंटरनेशनल कवानीन हैं। हम कोई इकलौते लोअर राइपेरियन नहीं है कि कोई दरिया जो है वो कहीं से चल के आ रहा है। तो ये इंडिया भूल गया है कि उसका सारे का सारा पानी जो है वो चाइना से आ रहा है, वो धर्मापुत्रा से आ रहा है, और वो वहां पे उसका लोअर राइपेरियन है। तो अगर ये साइकिल चल पड़ा और पीछे से चाइना ने कहा कि हम पानी बंद कर देते हैं, तो ये पानी बंद करना तो एक इतनी बड़ी ह्यूमन रिसोर्स की दहशतगर्दी है, जो कि हमें हर प्लेटफॉर्म पे ये बात करनी चाहिए कि इंडिया ना सिर्फ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है बल्कि नेचुरल रिसोर्सेज की टेररिज्म भी करता है। कि हमारी पॉपुलेशन जो कि एग्रीकल्चर सोसाइटी है ये कर पाए या नहीं कर पाए, ये बात की बात है। लेकिन वो हमारे इतने लोगों को, सिविलियन पॉपुलेशन को, आप देखिए रशिया और यूक्रेन की वॉर हो रही है, रशिया की इतना ज़्यादा वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि सिविलियन पॉपुलेशन हर्ट नहीं हो, सिविलियन बिल्डिंग हर्ट नहीं हो, डैमेज नहीं हो। तो आप जंग की हालात में भी आम आदमी का इतना ख्याल रखते हैं, कुजा कि आप अपनी रैलीज में, आप अपनी कैंपेन में ये बात कर रहे हो कि हम इंसानियत का पानी रोक लेंगे, हम लोगों के बच्चे बूढ़े, हम लोगों के जवान जो हैं वो प्यासे मार देंगे। तो ये सोच ही इतनी गंदी है। और उसके बाद ये सवाल करते हैं कि जी हम आज डिप्लोमेटिकली आइसोलेट क्यों हो गए, हम इतने अकेले क्यों हो गए, हमारे साथ कोई क्यों नहीं खड़ा हुआ। तो इतनी नेकेड किस्म की, जो ब्लेटेंट किस्म की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। ये ह्यूमन राइट वायलेशन होती हैं दुनिया में, लेकिन उनको भी किसी तरीके से कैमोफ्लेज करना होता है। जो हम वेस्ट में देख रहे हैं गजा की सेंस में, ऐसा नहीं होता कि आप अलग ऐलान कहें कि हम तुम्हारा पानी बंद कर लेंगे। इवन नेतन्याहू ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है जी मैं एड भेजता हूँ, हमास एड लूट कर और उसको कहीं छुपा देते हैं। वो भी ये नहीं कह रहा कि मैं लोगों का खाना बंद कर रहा हूँ। तो ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो उस मामले में सही कहा है बिलावल भुट्टो ने कि वो बहुत चीप और सस्ती वाली नेतन्याहू की कॉपी है, और पता नहीं कब वो अपने आप को जो है वो इतना ग्रूम कर लेगा कि एक दिन नेतन्याहू बन जाएगा। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा हमारे साथ मौजूद थी जी। इस वक्त जो हम हालिया पाकिस्तान का डेलीगेशन है जो सिफारती सतह पे बड़े मौसर अंदाज में पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया तक पहुँचा रहा है, उसके हवाले से तज्ज़िया दे रही थी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आए हैं, कराची का रुख करेंगे जहां पे एक अनफॉर्चुनेट वाकया पेश आया है। कराची का जी लांठी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है जिसमें लगने वाली जो खौफनाक आग है उस पर 30 घंटे के बाद काबू पा लिया गया है, ये ऑपरेशन किया गया है। लेकिन ये जो तबाही के मनाजिर हैं आप अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि अब भी आंखों के सामने बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि खुदा न खास्ता ताज़ा एक सिनेरियो है। लेकिन इसने ना सिर्फ करोड़ों रुपए का नुकसान किया है बल्कि फायर फाइटर्स के लिए भी एक बड़ा चैलेंजिंग ये ऑपरेशन था।
फैक्ट्री के अंदर जो मौजूद केमिकल था, कपड़े की जो मौजूदगी थी, उसने आग को मज़ीद ट्रिगर किया, जबकि कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। और इस वाक़े के नतीजे में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन जो फायर ब्रिगेड के कई जो एहलकार हैं, 4 लोग वो ज़ख्मी हुए हैं। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रज़ा इस वक्त साइट पर मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच रज़ा, बहुत शुक्रिया। ज़रा हमें ताज़ा तरीन अपडेट दीजिएगा। 30 घंटे के बाद ये ऑपरेशन के बाद ये आग पे काबू पाया गया है, कूलिंग का अमल जारी है, क्या सूरत हाल है अभी? जी बिल्कुल, ये हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब तकरीबन 3:37 पर आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था। यहाँ पेट्रोलिंग पर मौजूद जो गाड़ी थी उसने फौरी तौर पर रेस्क्यू इदारों को इत्तला की थी, जिसके बाद शहर भर के जो फायर टेंडर्स हैं वो यहाँ पर तलब किए गए थे और यहाँ पर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। और अब 30 घंटे बाद जो है बाकायदा आग पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग का अमल जारी है। और कूलिंग में तकरीबन 1 से 2 दिन मज़ीद भी लग सकते हैं। आग लगने के बायस करोड़ों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकसर हो गया, जबकि जो इमारत है उसकी छत भी जो है वो गिर गई है और मखदूश करार दी गई हैं। ये इमारतें मुख्तलिफ ये फैक्ट्रीज थी जिसके अंदर कॉस्मेटिक, तेल और दीगर सामान मौजूद था। केमिकल्स की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्रीज को जो है अपनी लपेट में लिया और इस वक्त भी कूलिंग का अमल जारी है। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड हुक्काम की ये कोशिश रही कि वो आग को जो है मज़ीद फैलने से रोकें, क्योंकि हवा की काफ़ी शिद्दत ज़्यादा है और अंदर जो है दुश्वार रास्ते थे, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू इदारे हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का अच्छा सामना रज़ा, करना मैं पड़ा। आपके इसी बात से क्वेश्चन आपसे करूंगी। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर इशू था कि जी फायर ब्रिगेड का जो अमला है उसको पहुंचने में दुश्वारी हुई, लेकिन न्यूज़पेपर में ये खबर भी है कि पानी की सप्लाई का भी इशू था। और हम सब जानते हैं कि फैक्ट्री एरियाज़ हैं और माजी के अंदर भी, कराची के अंदर जब बल्दिया फैक्ट्री के अंदर आग लगी थी तो आई रिमेंबर कि वहाँ पर भी इस तरह के चैलेंजेस थे और फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर तमाम चीज़ों पे सवालात उठे थे जी कि फैक्ट्रीज़ के अंदर क्यों इंतजामात नहीं है फायर के हवाले से, कंट्रोल करने के हवाले से। तो क्या मामला है कि यहाँ पे पानी की सप्लाई का इशू था, क्योंकि ये फैक्ट्री एरिया है, यहाँ पे खुदा न खास्ता किसी इस तरह के वाक़े को अवॉइड करने के लिए कोई इंतजामात नहीं थे? जी टेक्निकली अगर इस चीज़ को देखा जाए, जो केएमसी का जो अमला है उसका ये डोमेन नहीं है। यहाँ पर जो प्रोसेसिंग जोन है इनकी अपनी जो फायर टेंडर्स हैं, फायर फाइटर्स होते हैं, लेकिन इस फौरी तौर पर जो है हिकमत अमली नहीं तैयार की गई, जिसकी वजह से ये नुकसान जो हुआ है और जिसके बाद केएमसी और दीगर रेस्क्यू 1112 और उनको इत्तला दी गई थी, जिसके बाद जो उनके फायर फाइटर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और क्योंकि ईद का दिन थे तो तमाम छुट्टियां भी उन्होंने जो है अपनी ड्यूटी सरअंजाम देते हुए यहाँ पर जो है अपना काम कर रहे थे और यहाँ पर जो अपना इनका अमला था उनसे तमाम तर चीज़ें हैंडल नहीं हुई, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 5 बजे के करीब तकरीबन ये तमाम तर फायर टेंडर्स यहाँ पर पहुँचे, जिन्होंने हर मुमकिन कोशिश की। इब्तदाई तौर पर 22 के करीब तकरीबन फायर टेंडर्स थे और गुज़िश्ता रोज़ भी 10 से ज़ायद गाड़ियाँ इस वक्त काम कर रही थी और स्नार्कल और दीगर वाटर बाउज़र भी इस तमाम तर ऑपरेशन में उन्होंने हिस्सा लिया। जी ठीक है। अच्छा रज़ा, जिनकी ये फैक्ट्रीज़ हैं उन मालिकान से कोई मीडिया पर वो पैर हुए हैं, कोई बात हुई है, कोई जो नुकसान का तखमीना है वो लगाया जा सका है? क्योंकि ये एक नहीं, आई गेस 3 फैक्ट्रीज़ हैं जिनमें आग लगी है। केमिकल की फैक्ट्री ने और भी जगहों को इम्पैक्ट किया है, इस हवाले से ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, इसमें एक फैक्ट्री जिसके अंदर जो लुंडे का कपड़ा होता है वो मौजूद था। इसके अलावा एक फैक्ट्री में कॉस्मेटिक, जबकि एक फैक्ट्री में केमिकल्स, गत्ते और दीगर सामान मौजूद था। जो मालकान हैं वो क्योंकि छुट्टी के रोज़ से छुट्टियां मनाने के लिए वो यहाँ से गए हुए थे और अब उनको मालूम हुआ था तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो यहाँ पर पहुँचे हैं और फायर ब्रिगेड हुक्काम का यही कहना है कि अपनी मदद आपके तहत उन्होंने हिकमत अमली बनाते हुए आग पर जो है काबू पाया। क्योंकि अंदर जो है जैसा कि मैंने इमारत का आपको बताया है काफ़ी खस्ता हाली का शिकार है, तो फायर फाइटर्स एहतियात कर रहे हैं कि अंदर ना जाया जाए, क्योंकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पहले एहतियाती तदबीर अपनाई जा रही हैं। कितना टाइम लगेगा रज़ा? एरियाज को पॉकेट्स
फायर ब्रिगेड को काम का कहना है कि 1 से 2 दिन इसमें मजीद लग सकते हैं और इस वक्त भी कूलिंग का अमल जारी है। जो फायर टेंडर्स हैं, बाउज़र हैं, स्नार्कल्स, वो इस वक्त भी अपना काम कर रही हैं और जो चीज़ें बच गई हैं लिफ्टर की मदद से उनको बाहर एक महफूज मकाम तक पहुँचाया जा रहा है। और जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, करोड़ों रुपए मालियत का सामान है जिसके अंदर मुख्तलिफ गत्ते के रोल्स हैं, कपड़े हैं और काफ़ी कीमती सामान जो जलकर खाकसर हुआ और जो बच गया है उसको लिफ्टर की मदद से महफूज मकाम तक पहुँचाया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच रज़ा, बहुत शुक्रिया कि आप हमें बता रहे थे। मोहम्मद रज़ा कराची से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट। कराची के लांठी जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, यहाँ पर आग लगी है, आग पे काबू पा लिया गया। अभी कूलिंग का प्रोसेस जारी है और फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक जी अभी 1 से 2 दिन लगेंगे इस प्रोसेस में। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, फ़िज़ाई आलूदगी के बढ़ते हुए ख़तरात के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने जी माहौल दोस्त इक़दाम के तहत एक अहम कदम उठाया है और हाल ही में लाहौर में 9 एमिशन टेस्टिंग पॉइंट्स कायम किए हैं ताकि जो शहरी हैं वो अपनी गाड़ियों की जांच करवाने की जो सहूलत है उसको अवेल कर सके। इस इक़दाम का मकसद भी यही है कि ना सिर्फ शहर की हवा साफ़ हो बल्कि ये भी यकीनी बनाया जाए कि गाड़ियाँ जो हैं हुकूमती एमिशन मेयारात के मुताबिक हैं ताकि जो माहौलियाती बेहतरी के लिए जो मौसर पेशरफ्त है वो मुमकिन हो सके। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे हाफिज़ उस्मान हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं, वो हमें इस हवाले से बता रहे हैं। जी हाफिज़ उस्मान। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। जी तो नाज़रीन, शहर लाहौर में जो गाड़ी धुआं छोड़ेगी या जो गाड़ी फ़िटनेस सर्टिफिकेट के बगैर रोड पर चलेगी वो अब उसका चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि महकमा EPA की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया है कि बग़ैर फ़िटनेस सर्टिफिकेट के गाड़ी जो है वो अब रोड पर नहीं चलेगी। इस वक्त मैं लाहौर के मॉडल टाउन EPA बूथ पर मौजूद हूँ जो एमिशन टेस्टिंग का अमल कर रही है और मेरा कैमरामैन शहबाज मुगल मेरे अकब में आपको गाड़ियाँ दिखाए तो एक तवील कतार है गाड़ियों की जो एमिशन टेस्टिंग का अमल कर रही है और गाड़ियों का जो फिटनेस स्टिकर है वो गाड़ियों को लगा रही है। ग्रीन स्टिकर लगने के बाद पहले EPA के अहलकार इस गाड़ी को एमिशन टेस्टिंग करते हैं, उसकी टेस्टिंग का अमल करके बाकायदा तौर पर EPA की जानिब से एक ऐप बनाई गई है, उस पर गाड़ियों का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। उसके बाद इस गाड़ी को स्टिकर लगाया जाता है। महकमा EPA के अहलकार मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। शहरियार इंस्पेक्टर मेरे साथ EPA मौजूद है। अच्छा बताइएगा कि रश कैसा है? सबसे पहले तो ये बताइएगा, चूँकि बड़ा सुनने में आ रहा है कि रश लंबी लंबी लाइनें हैं गाड़ियों की, तो ये कब तक फ्री अमल आप करेंगे एमिशन टेस्टिंग का? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो ना मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ना बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, जो ये 5 से 10 हज़ार रुपये का एक टेस्ट है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना हुकूमत पंजाब ये फैसिलिटी दे रही है। तो EPA की ना ये कोशिश रही है कि ना आवाम को ना फैसिलिटेट करें, तो इसलिए ये लंबी लाइनों से बचने के लिए पूरे लाहौर में 60 से ज़्यादा बूथ कायम किए गए हैं और उन पे अमला मौजूद है, लेटेस्ट इक्विपमेंट उनके पास है। इसका मकसद ये था कि आवाम लंबी लंबी लाइन से बचे। मैं यहाँ मॉडल टाउन में ड्यूटी कर रहा हूँ, तो मेरे आने से पहले यहाँ पे लाइन होती है लंबी, हालांकि 30 जून तक टाइम है इसका और होपफुली एक्सटेंड भी हो जाएगा। तो लेकिन आवाम चाहती है कि जल्दी से जल्दी हम अपनी गाड़ियों को टेस्ट करवाएं और इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठाएं, और ये आवाम की अवेयरनेस है कि वो अपनी गाड़ियों को साफ़ रखना चाहते हैं। तो जब यहाँ पे आते हैं तो गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन होती है, तो हमारी कोशिश होती है कि बुज़ुर्गों को, ख़वातीन को जल्दी फ्री कर दें, और बाकी जो आवाम है और मॉडल टाउन की जो सिक्योरिटी है वो भी हमें फुल सपोर्ट कर रही है। तो इस वजह से ये सारा काम बड़ा आसान हो रहा है। तो ये इन द एंड हम सब मिल के माहौल को बचा रहे हैं और इसका फ़ायदा हमें और हमारी आने वाली नस्लों को होगा। जी बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे साथ ही ज़रा हमें एमिशन टेस्टिंग दिखाएँ, कैसे आप करते हैं ये बताइएगा। शहबाज मुगल साहब दिखाइएगा कैसे एमिशन टेस्टिंग होती है। सबसे पहले ये देखें, हमारे पास एक कार आती है, तो हम वो गाड़ी स्टार्ट ही होती है तो हम उसको ना रेस देने के लिए कहते हैं। जैसे ये हमारी ग्रीन पंजाब की ऐप है, एनालाइजर लगा दें, ये हमारी ग्रीन पंजाब की ऐप है। इसके ऊपर ना हम गाड़ी का नंबर एज़ इट इज़ जैसे है वो डालते हैं, और फिर गाड़ी का जो उसका टाइप पेट्रोल है, डीजल है, वो डालते हैं। उसके बाद हम इसकी एक पिक बनाते हैं। वो पीछे वो टेस्टिंग का अमल भी आपको दिखाते हैं, आ जाएं। चलें आप मेरे साथ आइएगा। ये जी आपको हम
गाड़ी का कैसे टेस्ट किया जाता है वो आपको दिखाएंगे। इंस्पेक्टर उसामा जो है, सब इंस्पेक्टर उसामा कर रहे हैं। जी उसामा भाई, कैसे कर रहे हैं आप बताइएगा थोड़ा सा। ये देखें सर, हम कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू को ना नोट करते हैं, ठीक है। उसकी जो वैल्यू आएगी वो एक सर्टेन वैल्यू तक हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अगर तो 6 से ज़्यादा एक्सीड करेगी, हम क्या करेंगे, उस गाड़ी को डाटा उसको वार्निंग, वर्बली वार्निंग देंगे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम उसको दोबारा से चेक करेंगे, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू 6 से कम होगी उसको हम ग्रीन स्टिकर लगा के देंगे, क्योंकि वो इन्वायरमेंट के स्टैंडर्ड के साथ होगी वैल्यू उसकी। जब ये एनालाइजर हमें रीडिंग दे देता है तो हम इस रीडिंग की तस्वीर बनाते हैं और इसको हम ऐप के ऊपर अपलोड करते हैं और ये डाटा हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। जो आप हमारे QR कोड को जो हम स्टिकर लगाते हैं, जो आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में, उसको स्कैन करके आप चेक कर सकते हैं। शाम भाई मुझे दे दें इसको। जी, तो आप देख रहे हैं कि इन्होंने मिशन टेस्टिंग कैसे की गाड़ी की। आप भी आइए और इस तरह अपनी गाड़ी की जो फिटनेस है उसको चेक करवाएं। और महकमा माहौलियात की जानिब से वाज़ेह अहकामात जारी किए गए हैं कि शहर लाहौर में जब जो गाड़ी धुआं छोड़ेगी वो रोड पर नहीं चलेगी। तो आपने देखा कि सब इंस्पेक्टर उसामा ने इस गाड़ी को फिटनेस सर्टिफिकेट का जो स्टिकर है, फिटनेस स्टिकर, वो जो है वो जारी किया, ग्रीन स्टिकर। तो शहरियार साहब से हम जानेंगे, अच्छा सर ये जो स्टिकर जारी हो गया इसके बाद लेट्स सपोज फिर दोबारा कैसे गाड़ी को चेक करेंगे कि ये फिट है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल शहरियों के लिए ना EPA ने बहुत अच्छी सहूलत दे दी है। ये जो स्टिकर है, इस QR कोड को आप स्कैन करेंगे, इसको स्कैन करने के बाद अपनी गाड़ी का नंबर एज इट इज़ जैसे है आप लिखेंगे तो आपकी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ये कौन से बूथ पे चेक हुई है, कौन सी डेट को चेक हुई है और ये जो गाड़ी की फिटनेस है कितनी देर तक वैलिड है। जैसे ये इस साल के लिए वैलिड है 31 दिसंबर तक, और आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट जो पंजाब जो है वो इसी QR कोड को जब स्कैन करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपने दोबारा टेस्ट करवाना है, कहाँ टेस्ट करवाना है। तो ये सारी सहूलत आवाम के लिए घर बैठे ऑनलाइन अवेलेबल है। एक तो ये टेस्ट भी फ्री है, फिर ये सारी फैसिलिटी भी जो है ना, इसके बाद आप दोबारा चेक कराने की वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ये आप इसलिए ये जो फैसिलिटी है इसे जल्दी फ़ायदा उठाएं और 30 जून का वेट ना करें, जल्दी इसको स्टिकर लगवाएं और अपनी गाड़ी का एमिशन टेस्ट, अगर गाड़ी फॉर एग्जांपल फेल हो जाती है एमिशन टेस्ट में तो उसका कोई चालान नहीं करें, अवेयरनेस कैंपेन है। अगर गाड़ी फेल हो जाती है तो उसको हम टाइम देते हैं, एक नोटिस पीरियड होता है 7 दिन का, 10 दिन का, तो वो दोबारा टेस्ट करवा सकते हैं गाड़ी चेक करवाने के बाद। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए और इन द एंड इससे हम सबको फ़ायदा होगा। अच्छा, कुछ शहरी भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। EPA के एहलकारों की आपने गुफ्तगू सुनी, उनसे मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे कि बाकी इतनी ज़्यादा जो लंबी कतारें हैं उनसे वो कैसे टेस्ट करते हैं। तो शहरी भी मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आप बताइएगा, आपकी गाड़ी को सर्टिफिकेट मिल गया है, फिटनेस सर्टिफिकेट, स्टिकर भी लगा दिया गया है EPA की जानिब से, तो कैसा आपने देखा, इससे कैसा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, क्या कहना चाहेंगे? चूँकि धुआं छोड़ती जो गाड़ी हैं उससे काफ़ी माहौल आलूदा होता है, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये तो बहुत अच्छा है जी, अच्छा काम हो रहा है, बिल्कुल अच्छा काम हो रहा है। ये धुआं नहीं छोड़नी चाहिए। तो हमारे पास तो जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो कोई भी धुआं नहीं छोड़ती, अगर छोड़ती भी हैं तो हम काम करवाते हैं टाइम पे। तो क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट का ये कैसा इनिशिएटिव है? तो जो दूसरे शहरी हैं जिनकी गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका? बहुत अच्छा है ये, मैं तो कहता हूँ जो जिनकी गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं वो भी काम कराएं, टाइम पे काम कराएं। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी। कुछ और भी शहरी पीछे जो कतार है वो मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ एहलकार भी EPA के मौजूद हैं, उनसे भी कहेंगे कि वो जो है वो टेस्टिंग का अमल करें। अच्छा, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, ये जो अमल है हुकूमत पंजाब का, क्या कहना चाहेंगे, कैसा इनिशिएटिव है? ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए ये गाड़ियाँ जो बगैर ये जो जहर फैला रही हैं उससे बेहतर है कि ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है कि इसके लिए इंसान की भी सेफ्टी है और गाड़ियों की भी सेफ्टी है। जो गाड़ी रोड के काबिल नहीं है वो मेरा ख्याल है नहीं चलेंगी अब, जो है ना, ये काफ़ी जो है ना बहुत अच्छी चीज़ है। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी। कुछ और भी शहरियों से बात करेंगे। उसामा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उसामा साहब, इतनी लंबी लंबी लाइनें, सारा दिन आप भी चेक कर के कैसा रवैया मिलता है शहरियों का? क्या कहते हैं शहरी कि इतनी लंबी कतारें हैं, आप रोज़मर्रा की रूटीन पे देखते हैं, तो कम से कम दिन में कितनी गाड़ियाँ आप चेक कर रहे हैं? सर 1000 के लगभग हम रोज़ाना की बुनियाद पे गाड़ियों को चेक कर रहे हैं, ठीक है।
पहले तो अवाम का रवैया कुछ बेहतर नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उनको ये चीज़ समझ आ रही है ना कि ये इन्वायरमेंट के जो स्टैंडर्ड्स हैं जैसे दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ में हो रहा है, ठीक है, अब पाकिस्तान जैसी एक कंट्री भी उस चीज़ को फॉलो कर रही है, ठीक है, ताकि आगे स्मोक का सीज़न आने वाला है, अगर उससे पहले पहले हम थोड़े से इक़दामात ले लें उस हवाले से तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। तो शहरियों को ये जैसे जैसे ये चीज़ समझ में आ रही है तो आप देख सकते हैं कतारें लंबी हो रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, ठीक है। अवाम को हमारी तरफ से यही हदायत है कि जल्दी से जल्दी ये अपना एमिशन का जो टेस्ट है ये करवाएं, क्योंकि ये अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ पे हमारे एहलकार मौजूद हैं जो करके दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। मेरा कैमरामैन आपको ये कतार दिखाए तो एक तवील कतार जो यहाँ से शुरू होकर मेरी दूसरी जानिब जो सड़क है उस जानिब जा रही है। तो महकमा माहौलियात की जानिब से इनका टेस्ट किया जा रहा है बाकायदा तौर पर। जो गाड़ियाँ जेंट्स हैं जिस गाड़ी में, उस गाड़ी की अलग लाइन बनाई गई है। जो फैमिली के साथ गाड़ियाँ हैं, फैमिली है जिस गाड़ी में, उसकी लाइन जो है वो अलग से बनाई गई है। तो एक फैमिली कार आई है, उससे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा, फैमिली के साथ हैं तो ये कैसी गवर्नमेंट की सहूलत है, कैसा इनिशिएटिव है, क्या कहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में? नहीं, इनिशिएटिव तो अच्छा है, लेकिन बस आवाम के लिए थोड़ी सी और सहूलत कर दें, ताकि जो ये लंबी लाइन है ना, मतलब बूथ ज़्यादा कर दें, ताकि हमारे जो है ना वो आसानी हो और हम लोग ज़्यादा लाइन में ना उसके ऊपर रह सकें। तो बाकी इनिशिएटिव तो अच्छा है जी, अच्छा है, ज़रा ग्रीन इफेक्ट आएगा हर जगह पे है, और जो पोल्यूशन के हवाले से चीज़ें हैं उसको भी कैटर किया जाएगा जी। अच्छा सर, आपने बूथ्स की बात की, ऑलरेडी 60 बूथ लाहौर में लगाए गए हैं। आप क्या समझते हैं कि मज़ीद बढ़ाने चाहिए, चूँकि लाहौर की आबादी 2.5 करोड़ प्लस है, तो आप क्या कहते हैं? जी जी बिल्कुल बढ़ाने चाहिए, आई थिंक डबल होने चाहिए, ताकि फैसिलिटी जब दी है आवाम को तो ताकि वो तमाम उससे मुस्तफ़ीद हों, ना कि फिर कोई बंदा रह जाए। हाँ जी बिल्कुल। तो अच्छा सर, ये आप भी कह रहे हैं कि अच्छा इनिशिएटिव है, मेरे मुताबिक भी जो गाड़ी धुआं छोड़ती है वो आपकी और मेरी सेहत के ख़िलाफ़ है, वो गाड़ी जो धुआं छोड़ती है, क्योंकि माहौल ख़राब कर रही है। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसी गाड़ियाँ चलनी चाहिए सड़क के ऊपर, उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए? हाँ जी एक्शन हो, वो कर रहे, उसी के लिए मेरे ख्याल में ये इक़्तिदाम किया गया है। और बाकी हर किसी की अपनी ज़रूरत भी है, उनके जितने बजट के हिसाब से उन्होंने वो रखी हुई थी, लेकिन कोई नहीं, उसका इन्होंने जो एक अच्छा इनिशिएटिव ये लिया है कि उनको ये गाइड भी कर रहे हैं कि अपने इंजन के हवाले से चीज़ें देखें, अपनी सस्पेंशन वगैरह चेक करें, या जो भी इससे रिलेटेड है, जिससे पोल्यूशन हमारी फैलती है। तो मेरे ख्याल में बहुत से लोगों की चीज़ें भी इससे सही होंगी और हमारा माहौल भी बेहतर होगा जी। बहुत शुक्रिया जी। आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी, महकमा माहौलियात के अहलकार मेरे साथ मौजूद थे, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। शहरियों का भी यही कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, और जो माहौल दुश्मन गाड़ियां हैं उसको जो है वो सड़क पर चलने की इजाज़त बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि जो माहौल दोस्त गाड़ियां हैं, जो फ़िटनेस के लिहाज से फ़िट गाड़ियां हैं, उनको जो है वो सड़क पर चलने की इजाज़त मिलनी चाहिए। तो आपने शहरियों का भी जो है वो रद्द-ए-अमल सुना। शहरियों का यही कहना था कि मज़ीद अगर बूथ लाहौर में बढ़ा दिए जाएँ तो ये शहरियों के लिए भी एक अच्छा इक़दाम होगा। जबकि महकमा माहौलियात की जानिब से ये कहा गया है कि शहर लाहौर में 60 बूथ जो हैं वो गाड़ियों की एमिशन टेस्टिंग का अमल कर रहे हैं जी। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। और अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम बजट के हवाले से बात करने वाले हैं। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आज होने जा रही है। पाकिस्तानी मईशत की बात की जाए तो एक नाजुक मगर फैसला कुन मोड़ पर खड़ी है। मुआशी बहरान हो, आलमी गैर यकीनी सूरत हाल हो, IMF की शराइत हों, तवानाई के मसाइल हों और महंगाई जैसे चैलेंजेस के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान ने जी माली साल 2024-25 के इक़्तिसादी सर्वे जिस पे इस्तेहकाम
काम और बेहतरी का दावा किया है वो बज़ाहिर एक मस्बत सिमत की अक्कासी करता है। वज़ीर ख़जाना जी मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने इक़्तिसादी सर्वे में जिसमें अदाद-ओ-शुमार, इस्लाहात और कामयाबियों का जिक्र किया है, वो न सिर्फ मौजूदा हुकूमत की मौशी हिकमत अमली बल्कि पाकिस्तान के जो मालियाती मुस्तक़बिल है उसके हवाले से भी कई सवालात को जन्म देता है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि टैक्स जो GDP का तनासुब है 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। तरसीलाती ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जारी खातों का खसारा है वो कम हुआ है और सरप्लस में तब्दील हो चुका है और रोशन डिजिटल अकाउंट्स 10 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुके हैं। इसके साथ साथ उन्होंने बिजली के शोबे में इस्लाहात के हवाले से बात की, पेंशन सिस्टम की तब्दीली की बात की, सरकारी इदारों की जो राइट्स साइजिंग है और करप्शन के खात्मे के अज़्म को भी उजागर किया है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये अदाद-ओ-शुमार ज़मीनी हकीकत से कितने हम आहंग है और क्या ये बेहतरी पायदार है या वक्ती है, और वही बातें जिससे हम लॉन्ग टर्म टारगेट्स या शॉर्ट टर्म गोल्स की बात करते हैं, और क्या आम पाकिस्तानी को इस बेहतरी के समरात पहुँचेंगे या नहीं। इसी हवाले से हमारे साथ इस आर के अंदर हमारे एनालिस्ट मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं ज़फ़र पराचा साहब, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे, और इसके साथ साथ डॉक्टर काशिफ सालिक हमारे साथ मौजूद होंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए। ज़फ़र पराचा साहब आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ज़फ़र पराचा साहब मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के हवाले से आपकी और मेरी चूँकि पहले भी बात हुई है और हमने मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर जिस तरह से डिस्कशन आपने भी कहा कि पाकिस्तान के चैलेंजेस क्या हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अब जहाँ पर हम बहुत सारे चैलेंजेस का जिक्र करें, जिसमें मैंने महंगाई की बात की, IMF शराइत की बात की, तवानाई के मसाइल की बात की, पॉजिटिविटी आप क्या समझते हैं कि ओवरऑल विद टाइम और जो इशारे हमें पता है या बताए गए हैं, हकीकत कितना ऑन ग्राउंड सूरत हाल आप समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट आया है? जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका शुक्रिया। देखिए जनाब, बात यह है इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक तो हमारी चीज़ें काफ़ी ठीक हुई हैं, अच्छी हुई हैं और इसमें कोई शक नहीं है। ऑन ग्राउंड इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब साबका हुकूमत थी PTI की, उस वक्त आर्मी चीफ, ISI चीफ और उनकी टीम ने बादिल नाखास्ता एंट्री दी अब मुल्क के माशी हालात में, सियासी हालात में, अमन अमान के हालात में। गो कि वही काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन ज़ाहिर है जब भी कोई परेशानी मुसीबत आती है तो आवाम फ़ौज की तरफ देखती है। तो उसके बाद जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए उनसे बेहतरी आना शुरू हुई, और बहुत अच्छी बात यह है कि मौजूदा हुकूमत और निगरान हुकूमत दोनों ने उसी पॉलिसीज़ का तसलसल जारी रखा। तो अगर हम बात करते हैं महंगाई की तो वो रिकॉर्ड सतह पे नीचे आई है। अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की, वो तकरीबन आध का फ़र्क आ गया है। और हम अगर बात करते हैं फ़ॉरेन रेमिटेंस की, वो रिकॉर्ड बढ़ गई हैं। फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट में लोग कुछ थोड़ा रिलेक्टेंट हैं, लेकिन वो भी बेहतर हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज करार पाया है। ओवरऑल हर तरफ हर चीज़ें बेहतर हैं। फिर आपका जो मजमूई जो कर्जा है मुल्क का, वो कम हुआ है। इसके साथ साथ महंगाई के ऊपर बहुत बात हो रही है कि महंगाई बहुत नीचे कम हो गई है, अफरात दर कम हो गया है, लेकिन इनके साथ साथ कुछ रिजर्वेशन भी है लोगों की, आवाम की, कि जो महंगाई कम हुई है उसके असरात समरात नीचे नहीं पहुँचे आवाम तक, क्योंकि माफियाज इतने बड़े बन चुके हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि वो उन समरात को नीचे नहीं आने देते। और जो हुकूमती इदारे हैं, जो उनको उनके रेगुलेटर हैं, वो उनकी कोई इस बात पे तवज्जो नहीं है। इसके साथ साथ जो अभी हमारे यहाँ जो पिछले दिनों एक जंग हुई और जिसके अंदर हमारी फ़ौज ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद किया, उसकी वजह से भी सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है पाकिस्तान में। जो SIFC के थ्रू जो हमारे MOUs हुए थे, जो अभी तक फाइनलाइज नहीं हो रहे थे, अब उस पर तेज़ी से बात हो रही है। एक खुश आइन बात यह है कि जो अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे हालात ठीक नहीं थे वो भी ठीक हो गए हैं, और अब जो CPEC है, चाइना ने अफ़गानिस्तान को भी उसका हिस्सा बना लिया है, अज़रबैजान, सेंट्रल एशिया तक। ठीक है। तो ओवरऑल पाकिस्तान की पिक्चर बहुत अच्छी है
और पाकिस्तान की जो मैंने हमेशा आपके तवज्जुह से कहा है कि फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स बेहतरीन है। ठीक है। हम तकरीबन दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी हैं और हम ज़राई मुल्क हैं और हमारी जो रेमिटेंसेस हैं वो ठीक हैं। हमारी एक्सपोर्ट थोड़ी ज़रा मायूस कुन है, जो 15-20 साल से वहीं खड़ी है बहुत ज़्यादा मराहत देने के बावजूद। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमारे एक्सपोर्टर्स को, हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर को भी इस बात पे तवज्जो देनी होगी। ठीक हो गया। जफर साहब आप हमारे इसके साथ ही, साथ-साथ मैं सॉरी ये मैं कहना मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मैं चाहूँगी आपकी इसी बात को हम आगे जाने से पहले डॉक्टर काशिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी इस पे ले लें कि जो इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में, डॉक्टर साहब मैं आपसे भी यही सवाल पुट करूँगी जो जफर साहब ने जवाब दिया कि ये जो मौशी इशारे हमें बेहतर नज़र आ रहे हैं, और इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब जफर पराचा साहब ने भी कहा कि जो हमारे फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स हैं वो काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। आप इस पे क्या ओपिनियन देंगे, फिर हम आगे इस चीज़ को लेकर बढ़े। जी बहुत शुक्रिया और थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। आई थिंक ये जो ज़फ़र पराचा साहब ने एक ओवरऑल व्यू दिया है वो काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, और ये हमारे माशी माहिरीन का भी और ग्लोबल जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक, उनका भी ये कहना है कि हमारी जो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज़ की है। इसका क्या मतलब है कि हम लोगों ने एक रिडक्शन कर दी है कि जो हमारी इन्फ्लेशन आपकी इंक्रीज़ कर रही थी तकरीबन 29%, वो आपने रिड्यूस करके तकरीबन 4.7% ले आए हैं। लेकिन इसको अगर इस एंगल से देखा जाए कि अवाम जो है इसको महसूस नहीं कर रहे, जो ये महंगाई कम हुई है, तो इसका जो मेन आप अगर पिछले 1-2 साल अपने नज़र दौड़ाएं तो वो जो महंगाई थी उसने जो आम आदमी, तकरीबन आम आदमी जो 11 करोड़ जो आपके गुर्बत की सतह से नीचे रह रहे हैं, उसकी जो परचेजिंग पावर है वो इतनी रिड्यूस कर दी है कि जो ये महंगाई की कम होने वाली शरह जो कि अप्रैल में 0.03% थी, वो अब जो उसकी जो हेड काउंट इन्फ्लेशन रेशियो जो अभी कह रहे हैं कि 4.7 आई है, उसकी जो समरात को महसूस नहीं कर पा रहे क्योंकि इतनी उनकी परचेजिंग पावर डिक्लाइन आई है। तो ये एक तरफ पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं ऑफ कोर्स कि आपने सिर्फ जो है ना सिर्फ एक्चुअल जो इन्फ्लेशन रेट है उसको रिड्यूस किया है, बल्कि कोर इन्फ्लेशन जो कि जो आप फूड को और एनर्जी की प्राइसेस को आप निकाल के एस्टिमेट करते हैं वो स्टिल अभी उधर ही है। वो अभी 7 से 9% जो है वो आपकी इन्फ्लेशन है। जो ट्रांसपोर्ट है, आपका एजुकेशन पे एक्सपेंसेस हैं, हेल्थ के ऊपर एक्सपेंसेस हैं, वो स्टिल बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो इस वजह से जो है आवाम के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट है, जो आपने मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आए हैं, उसका जो वाइडर लेवल पे उसका इम्पैक्ट आप नहीं देख पा रहे। ठीक हो गया। अच्छा ज़फ़र पराचा साहब, GDP ग्रोथ की बात की, -2% थी और अब इसमें इजाफा हो रहा है, ये भी वज़ीर ख़जाना ने कहा है। मैं ये जानना चाहूँगी, आप थोड़ा सा हमें गाइड भी कीजिएगा इस हवाले से कि ये इजाफा किन शोबों की बुनियाद पे हमारी समझ में आ रहा है, और सेकेंडली क्या ये जो इजाफा है इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं या लोगों की जो आमदन है उसमें इजाफा हो रहा है? क्योंकि वही बात जो आपने भी अभी की और डॉक्टर साहब ने भी की कि जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो माइक्रो लेवल पे उस तरह से हम फील नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जो बेहतरी आई है GDP में वो सॉरी आपने जो बात की कि जो बड़े पैमाने पे ग्रोथ है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे, उसमें कुछ बेहतरी आई होगी थोड़ी सी, लेकिन ओवरऑल जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, ओवरऑल माइक्रो लेवल पे कोई बेहतरी नहीं आई है, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो खित्ते में सबसे ज़्यादा है। इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, अव्वल तो अवेलेबल नहीं है, अगर है तो फिर उसके बाद उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है वो कम करने की ज़रूरत है। एम्प्लॉयमेंट, मैं समझता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, एम्प्लॉयमेंट के बजाय बढ़ने के बजाय यानी कि बेरोज़गारी बढ़ी है और लोगों को रोज़गार के मौके कम हुए हैं, कारोबार कम हुए हैं। अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का बिल देख लें तो जो आम आदमी की तनख्वाह है वो उसका मेजॉरिटी या फुल
जो हिस्सा है वो इलेक्ट्रिसिटी के बिलों में चला जाता है। और जबकि IPPs हैं, देखिए वज़ीर ख़जाना साहब ने भी और इससे पहले भी हम लोगों ने मुख्तलिफ मीटिंग्स में कहा है कि रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग जो है ना हमें कहीं नज़र नहीं आ रही हुकूमती सतह पे। ना कोई बचत की बात नज़र आ रही है, ना कोई भारी भरकम काबीना को कम करने की बात हो रही है, ना कोई पार्लियामेंटेरियंस के या इशराफिया के जो सब्सिडीज़ हैं उनको कम करने की बात हो रही है। एक UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक $18 बिलियन सालाना हम लोग सब्सिडी देते हैं इशराफिया को। तो अब आप अंदाज़ा करें हम $1-2 बिलियन के लिए कितने परेशान रहते हैं, और उधर हम $18 अरब देते हैं। जफर साहब इसी में एक सवाल ऐड कीजिएगा कि आपने अभी एग्जेम्पशन की बात की है, टैक्स नेट को बढ़ाने के हवाले से हर बार FBR कहते हैं और हमने सुनते आ रहे हैं कि जी हमने टैक्स नेट या टैक्स के जो दायरा कार है उसको बढ़ाना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एक बहुत बड़ी तादाद में टैक्स पे एग्जेम्पशंस देते हैं इंडिविजुअल्स को, कंपनीज को, और जिन इशराफिया का आपने जिक्र किया है, मैं चाहूँगी इस बात में आप इस चीज़ को भी एड्रेस कर दें। देखिए जनाब, जो एग्जेम्पशन की बात है, हम अगर एक तरफ आ जाए शुगर मिल की तरफ, चीनी पे कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं है। अजीब बात है, क्यों? कि वो इशराफिया की हैं। इसी तरह IPPs हैं, वो बग़ैर बनाए उनको आप बिजली के आप उनके कीमत अदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप आवाम को बिजली नहीं दे रहे कि लाइन लॉसेस की वजह से और लोड शेडिंग की वजह से। इसके अलावा जैसे एक बड़ा खुश आइंद मैंने बात सुनी है कि पास्को को ख़त्म किया जा रहा है। तो जहाँ जहाँ हुकूमती कंट्रोल नहीं है जिन चीज़ों में, वो मार्केट्स बेहतर हैं, उनमें कंपटीशन भी है। जहाँ पे हुकूमती कंट्रोल है उसकी वजह यह है कि वो हुकूमती या इशराफिया के लोगों ने वो कारोबार संभाला हुआ है। अगर हम उसको वहाँ पे कंट्रोल ख़त्म कर दें तो वो भी माइक्रो लेवल पे महंगाई कम होगी। इसके साथ साथ अब एक आजकल एक बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है बिटकॉइन का जी, की माइनिंग का, और वो उनको रियायती नरखों पे बिजली दी जाएगी क्योंकि हमारे पास बिजली वाफिर मिकदार में है, ये कहा जा रहा है। तो मेरा कहना यह है कि आप उनको 5 सेंट पर यूनिट बिजली दे रहे हैं, इंडस्ट्री को 20 सेंट दे रहे हैं, आम आवाम को आप 25 सेंट में दे रहे हैं। तो उसी को क्लब करके आप कम रेट पे दे दें ताकि आपकी LSM भी बेहतर हो, आपका जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो है वो भी बेहतर हो, रिटेलर्स, होलसेलर्स और आम आदमी सुकून के साथ कम बिजली के नर्ख पे बिजली को इस्तेमाल कर सके। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं ठीक होने वाली बहुत ज़्यादा। ठीक है, हमारे माशी इशारे बेहतर हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो मिसमैनेजमेंट है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। इसके साथ साथ मैं एक बात ये कहना चाहूँगा आपसे कि जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, बेनज़ीर कार्ड, सेहत कार्ड, ट्रैक्टर स्कीम, ज़राअत कार्ड, इस तरह के बेतहाशा लैपटॉप, बाइक, स्कूटरी, ये इनको सबको आप बंद कर दें, क्योंकि आप इनके नाम पे 100 रुपये का टैक्स लगाते हैं और 10 रुपये आप आवाम को देते हैं और 90 रुपये करप्शन की नज़र हो जाते हैं। तो आप वही टैक्सेस कम करके आवाम को डायरेक्ट रिलीफ दे दें। ठीक है। उससे ये होगा कि कम से कम औसत एक घर का 20 से 25 हज़ार रुपया महीना बचत होगी। ठीक है। क्योंकि इस वक्त आम आदमी के लिए जिस्म और रूह का रिश्ता रखना महाल हुआ है। यू आर सो राइट। ठीक है, अब ठीक है डॉक्टर काशिफ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? राबता नहीं हुआ। अच्छा ज़फ़र बराचा साहब, मैं आपकी अब जो आपने बात आगे, अच्छा ठीक है, डॉक्टर काशिफ साहब से, काशिफ साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी मुझे आ रही है। डॉक्टर साहब, ये जो भी ज़फ़र पराचा साहब ने बात की है, मैं चाहूँगी आप भी इस पे लाजमी कमेंट कीजिएगा कि ये जो अभी रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं कि हमारे पास रिफॉर्म्स करने का बहुत बड़ा मार्जिन मौजूद है। हमने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चीज़ों को कुछ कॉम्प्लिकेट कहीं ना कहीं किया हुआ है। अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें तो जैसे इन्होंने बिटकॉइन की ज़फ़र पराचा साहब ने बात की कि हम उनको बिजली सस्ती देने के हवाले से कर रहे हैं, तो हम जहाँ घरेलू सार्फिन को, जो इंडस्ट्रीज़ है उनको महंगी
महंगी बिजली दे रहे हैं, हम इसको क्लब करके बेहतर तौर पे एड्रेस कर सकते हैं। और इसी तरह उन्होंने डिफरेंट स्कीम्स का भी जिक्र किया। आप किस हद तक एग्री करते हैं? जी, मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एलीट कैप्चर है ऑफ कोर्स, और वही एलीट जो है आपकी पॉलिसीज़ बनाता है, और वही बेसिकली आपके ये बिटकॉइन की और दूसरे इस तरह की जो एडवेंचरस स्कीम्स हैं उसकी तरफ जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो आप गैस और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसिंग की बात कर रहे हैं, तो आईएमएफ का तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस है कि आप इसकी ईयरली और हाफ ईयरली बुनियाद के ऊपर इसकी जो इसकी प्राइसिंग है उसके ऊपर उसका नोटिस जारी करें और उसकी प्राइसिंग को ओवर रिव्यू करें और देखें कि कहाँ पे इसकी प्राइसेस को इंक्रीज़ किया जा सकता है और मार्केट के मुताबिक किया जा सकता है। तो ये एक तरफ तो ये आपकी चीज़ें हैं। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके बहुत सारे गवर्नमेंट के, जैसे कि बात की गई पास्को को भी आप एलिमिनेट कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के इदारे हैं जो कि प्रोडक्टिव नहीं हैं। लेकिन उसके साथ ही अगर आप देखें कि तो प्राइवेट सेक्टर में अगर आप आईटी सेक्टर को ले लें, जिसने इस वक्त पिछले साल जो 2024 और 25 का फिनंशियल ईयर है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस की है, और उसी ने बेसिकली आपकी इकोनॉमी को, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को 2.7 तक लेके आए हैं। जो आपकी सर्विस सेक्टर है 58% बनता है, उसमें जो आईटी सेक्टर का रोल है वो बहुत सब्सटेंशियल है। आपके जो फ्रीलांसर्स हैं वो तकरीबन 400 मिलियन यूएसडी डॉलर्स उन्होंने पिछले साल कमा कर आपको दिए हैं। तो ये एक तरफ तो ये है। दूसरी तरफ जो आप अगर आप देखें कि गैलप का सर्वे है उसके अंदर लोगों का जो नेशनल पर्सपेक्टिव है इकॉनमी की तरफ वो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है। तो हमें उस ऑप्टिमिज़म को कैप्चर करने की ज़रूरत है कि कैसे हम जो यूथ है, जो हमारा मेजर उसकी पार्ट है पॉपुलेशन का, उसको, उसके ह्यूमन कैपिटल को कैसे इम्प्रूव करें, और जो आईटी इंडस्ट्री आपकी जो डेवलप कर रही है, जिसने आपकी इकॉनमी को अभी एक ऑक्सीजन प्रोवाइड की है, तो ये कैसे आप इसको और बेहतर तौर पे बिलियंस डॉलर इकॉनमी जो आईटी इंडस्ट्री है उसको डेवलप करें। और उसके बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हैं, इंटरनेट के इश्यूज़ हैं, उनके डबल टैक्सेशन के इश्यूज़ हैं, तो उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। उसके साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा लेबर आपकी होती है, एग्रीकल्चर, उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे आपके जो मेजर क्रॉप्स हैं, वीट, राइस, शुगर केन और मेज़, उसने इस दफ़ा बहुत नेगेटिव ग्रोथ दी है। कॉटन ने तकरीबन -30% दी है। तो उसमें जो आपने एकदम डी रेगुलेशन की तरफ चले गए हैं प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में, और स्पोर्ट प्राइस को आपने उस पॉलिसी से हट गए हैं। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये सेटबैक पहुंचा है एग्रीकल्चर को कि आपने स्टेक होल्डर से, किसानों के साथ बात नहीं की है और उस प्रोसेस को ग्रेजुअल नहीं किया, जिसकी वजह से एक सेटबैक आपकी मेजर क्रॉप्स को आया है, जो कि संभाला गया है लाइफ स्टॉक सेक्टर की वजह से, आपके डेयरी इंडस्ट्री की वजह से। अदरवाइज़ इसका भी आपका एग्रीकल्चर जो है वो नेगेटिव ग्रोथ के अंदर आता। तो मेरा अपना ये कहना है कि आप जो एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म्स हैं, ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं कि जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है जो कि अब आपके डोर स्टेप्स के ऊपर है, उसको लाने की ज़रूरत है। अब हमने पहले ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में लिया, अब आपकी एग्रीकल्चर बिल्कुल डोर स्टेप्स पे है, जहाँ पे आपकी ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल एग्रीकल्चर वो इतनी प्रोडक्टिव नहीं रही। आपके फार्म इनपुट्स महंगे हो गए हैं, ओवर यूटिलाइज हो रहे हैं, वाटर जो है वो आपका फ्लडिंग के थ्रू ज़ाया हो रहा है। अब हमें एक स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ की तरफ आना है जिसमें हम अपनी फार्म इनपुट्स के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करें, सेंसर्स का इस्तेमाल करें, और इस तरह की बहुत सारी डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी एग्रीकल्चर को जो बेहतर बनाना है। और ये टेक्नोलॉजीज़ पाकिस्तान में हैं, आपके प्रोग्रेसिव फार्मर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके बहुत सारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं वो पायलटिंग इसमें है। तो इसको एग्रीकल्चर को इस एंगल में लेके आने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में ये दो सेक्टर्स जो हैं उनकी जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स हैं और जो सेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं जो कि कम्युनिटी तक पहुँचें, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी जो इन्फ्लेशन डिक्रीज़ हुई है बेसिकली, वो वीट प्राइस की जो डिक्लाइन आया है, जो आपने पिछले दिनों स्पोर्ट प्राइस फार्मर्स को नहीं दी, प्रोक्योरमेंट नहीं की, उसकी वजह से वीट प्राइस आपकी सब्सटेंशियल डिक्रीज़ हुई है। उसकी वजह से आपकी इन्फ्लेशन में एक डेंट पड़ा है और नीचे आई है। तो लेकिन एक तरफ तो एक कंज्यूमर जो है वो बेनिफिट में गया है, लेकिन वो आप देखें कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, फार्मर्स, जो गरीब फार्मर्स हैं,
वो 3 से 4 हज़ार जो उनको गंदम की प्राइस मिलनी चाहिए ठीक है। थी, उनको 2 हज़ार भी नहीं मिली। ठीक तो है, एक तरफ से गुर्बत बढ़ती जा रही है जो कि आपके चीज़ें सही प्रोड्यूस हो कर रही हैं, गया। और दूसरी तरफ ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन कम हुई है, ओवरऑल आपकी इकॉनमी बेहतर हुई बेहतर है हुए। ठीक इन्फ्लेशन है की डॉक्टर वजह साहब, से। शुक्रिया आपका बहुत तो बहुत। ये- मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जफ़र पराचा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, और जो किसान दोस्त पॉलिसीज़ हैं इनका होना, और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमने एक जो कह ले ग्रोथ का मसला हम समझ में आ रहा है, उस हवाले से भी बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, बजट के हवाले से बात कर रहे हैं, और आज का दिन पाकिस्तान की जो मुआशी सिमत है उसके तयन के हवाले से एक बहुत अहम दिन है। हमारे साथ ज़फ़र पराचो साहब मौजूद हैं, और अभी हमें कोमल केनेथ शकील ने ज्वाइन किया। उनका भी शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। कोमल, मैं आपकी तरफ आने से पहले ज़फ़र पराचा साहब से एक सवाल ज़रूर पुट करूँगी। मैं चाहूँगी पराचा साहब आप इसको क्विकली आंसर कीजिएगा कि ये जो हमने ब्रेक पर जाने से पहले एग्रीकल्चर रिलेटेड पॉलिसीज़ की बात की थी कि कन्वेंशनल तरीक़ाकार और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, और इसके साथ साथ जो हमारी किसान से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं जिसे पीटीआई किसान दुश्मन पॉलिसीज़ कह रही है, कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि हम किसानों के हवाले से पॉलिसीज़ को बेहतर करके अपने एग्रीकल्चर सेक्टर से, क्योंकि हम ज़ाहिर एक ज़राई मुल्क हैं, इसको बेहतर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसके अंदर बेहतरी की 90% गुंजाइश है, यानी कि परसेंटेज वाइज मेरा कहना ये 90% इसके अंदर गुंजाइश है एग्रीकल्चर को बेहतर होने की, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो अभी हमारे यहाँ इस्तेमाल ही नहीं हो रही है ज़राअत में, वही वो पुराने रवायती तरीके हैं, और फिर हुकूमत का जो कंट्रोल है या मदाखलत है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे आपका शुगर केन है, उसके अंदर गंदम के अंदर तो चावल का भी राइस एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन होता था, राइस कॉरपोरेशन, वो ख़त्म हो गई। शुक्र है कि अब चावल के दाम सही मिलते हैं और अच्छे मिलते हैं। अगर ये गंदम पे से भी कंट्रोल ख़त्म कर दें, एक सूबे से दूसरे सूबे पे नकलो हमल वो, या अगर आपको दुनिया में सस्ती मिलती है गंदम तो आप वहाँ से ले लें, यहाँ पे आप वो फसल लगाएं जिसके आपको ज़्यादा पैसे मिले, तो वो बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो आड़ती हैं, मिडल मैन है, होल सेलर है, उनका रोल कम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो कल ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि एक किसान बेचारा रो रहा था कि 1 रुपये किलो भिंडी, 1 रुपये किलो भिंडी उसका उसको प्राइस मिल रहा है, यानी कि 100 रुपये के अंदर 100 किलो। तो और यहाँ आप देख लीजिए कि वो भिंडी का रेट क्या होगा शहरों में। तो ये जो मिडल मैन है, इन्वेस्टर्स आ गए हैं, ब्लैक मनी बहुत आ गई है क्योंकि ये कैश इकनॉमी है, उसकी वजह भी है, हुकूमती पॉलिसियों की वजह नहीं है। इसके अलावा जो हुकूमती इदारे इनको कंट्रोल करते हैं, जो कंट्रोल नहीं कर रहे, वो भी वजह है। ठीक है। तो जैसे कि मैं बात करूँगा ईद कुर्बान की, कि जो आप वहाँ पे मवेशी लेने जा रहे हैं, अगर वो से कि 100 किलो का है और वो बिक रहा है 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, तो उसको भी काम है हुकूमत को कंट्रोल करने का, देखने का, प्राइस कैप लगाने का। बिल्कुल सही। एक थोड़ा सा मौजू से हट के बात करूंगा एयरलाइंस का। एयरलाइन का टिकट आप लेने जाएं, उन्होंने उसको स्टॉक एक्सचेंज बना दिया है। ऑफिशियल ब्लैकमेलिंग वहाँ हो रही है। जो पहले कभी टिकट ब्लैक होते थे, अब एयरलाइन खुद कर रही है। अभी आप टिकट ले 15,000 का है, 1 घंटे बाद 20 का है, 30 का है, 60-70 हज़ार रुपए तक, 1-1 लाख रुपए तक टिकट बिका है डोमेस्टिक वन वे। तो उस पे भी कोई कैप लगाने की जरूरत है। ठीक है। ठीक है, पर मेरा अच्छा कहना ये है, मैं जरूर चाहूंगी आप वाइंड अप कर दीजिएगा। जी, वाइंड अप कर दीजिएगा बात को, फिर मैं कोमल की तरफ आ जाऊं। जी अच्छा,
मेरा कहना यह है कि एग्रीकल्चर हो, चाहे आपकी एविएशन हो, ट्रांसपोर्ट हो, इंडस्ट्री के हवाले से बात करूँगा, गवादर हमारे पास बेहतरीन एक अल्लाह ने खिता दिया है। ठीक है। गवादर इंडस्ट्रियल स्टेट जो हमारी है, जो इदारा है, वो करप्शन की भरमार है। 25-25 साल हो गए और लोगों को उनके प्लॉट्स नहीं मिले। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी वजह है। ठीक हो कि गया। हमको कोमल, मैं हर चाहूंगी तरफ कि आप देखना है, जफर पराचा हर साहब की चीज़ बात को कंट्रोल ही आगे करना है। बढ़ाएं। और आप जैसे पराचा साहब ने भी जिक्र किया है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एग्रीकल्चर का उन्होंने जिक्र किया, आप क्या समझती हैं जी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमें लॉस हो रहा है, हम इसमें बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि वही बात है कि किसान एक जो कह लें बैकबोन है कहीं ना कहीं सारे सिस्टम की। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। एग्रीकल्चर की बात को ही आगे बढ़ाते हैं, बट मैं ओवरऑल इसको पिक्चर में लेके आना चाहूँगी कि इस वक्त पहले हमें असेस करना होगा कि हमारा ओवरऑल बजट जो है वो कितना आवाम दोस्त है। तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर का जो है वो पोर्शन है, जिसके अंदर एक तरह से जो चीपर फाइनेंस है उसके ऊपर बात हो रही है, सब्सिडीज़ पे बात हो रही है, पॉलिसी सपोर्ट की बात हो रही है। बट और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इस पे काम नहीं कर रही है, बट एक बहुत ज़्यादा बड़ा गैप जो हमारा कैपेसिटी का है और अवेयरनेस का है और नॉलेज गैप है, जो कि एक बेहतर किस्म की फार्मिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर सकता है, उसके ऊपर भी अभी हमें बात करने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स वो सिर्फ बजट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो एक लार्जर डिस्कोर्स का हिस्सा है, जिसके अंदर आप बेटर फार्मिंग टेक्निक्स लाइक प्रिसिजन फार्मिंग के ऊपर आ सकते हैं, वाटर कंजर्वेटरी किस्म की फार्मिंग टेक्निक्स पे बात कर सकते हैं, ऐसी क्रॉप्स की सिलेक्शन की जा सकती है जो इतनी वाटर इंटेंसिव ना हो, बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू अ वाटर क्राइसिस। अभी रिसेंट जो जंग के हालात में हमें और इस चीज़ की समझ आ गई है कि जो पानी का मसला है पाकिस्तान का, वो एक काफ़ी सीरियस मसला है, और उसके अंदर हमें बहुत स्ट्रेटिजिकली अपनी पॉलिसीज़ को उसके अंदर एक ये जो वाटर यूजेज का एलिमेंट है इसको भी बड़ा अच्छी तरीके से इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो बजट के अंदर हमें ये चीज़ फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि या समझने की ज़रूरत है कि इसमें कौन सी चीज़ें जो हैं वो आवाम को फ़ायदा दे सकती हैं। जैसे कि ये सेक्टर है, इसके अंदर एक स्मॉल फार्मर के लिए जो है वो कुछ आसानियाँ पैदा की गई हैं, और टैक्सेशन की बात की गई है, तो उसमें मैं क्लैरिफाई कर दूं कि वो एक लार्ज फार्मर की बात की गई है। तो अगर हम 3 कैटेगरीज़ में डालें तो उसमें स्मॉल, मीडियम और लार्ज फार्मर्स आ जाते हैं, और अगर एक 12 एकड़ से नीचे का जो किसी के पास रकबा है तो उसके ऊपर उस तरीके से टैक्सेशन नहीं होगी, तो इट इज़ समवॉट बट अगर आप दूसरी तरफ से देखें जो सैलरीड क्लास है और उसके ऊपर जो टैक्सेशन डबल होने का अंदेशा है इस बजट में, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस 18% बढ़ने की जो है हम इस वक्त उम्मीद कर रहे हैं, या फिर उम्मीद तो नहीं कर रहे हैं लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओवरऑल आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो 50% आपके बजट का हिस्सा बन चुके हैं, आपकी डिफेंस स्पेंडिंग भी बढ़ गई, तो इसमें आपके पास डेवलपमेंट का या चीज़ों को बेहतर करने का, चाहे वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की साइड पे है, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट की साइड पे, उसमें गुंजाइश थोड़ी कम रह गई है। तो इसीलिए दिस इज़ अ वेरी कॉशनरी प्लेस टू बी इन, और यहाँ पर अब हमें थोड़ा सा इनोवेटिव सॉल्यूशंस की तरफ जाने की ज़रूरत होगी। अच्छा कोमल, अभी आपने ख़ुद भी बात की कि सॉल्यूशंस, हमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस की तरफ जाने की ज़रूरत होगी, बट एट द सेम टाइम सॉल्यूशंस पे मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि हमारे जो सॉल्यूशंस होते भी हैं फॉर द टाइम बिंग हम उनको ऑप्ट करते हैं, और फिर जब लॉन्गर रन की बारी आती है तो फिर हमारे बहुत सारे चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग से लेकर सॉल्यूशन को सीख करना और उस पर इम्प्लीमेंट करना, पॉलिसीज़ मौजूद होना, उन पर इम्प्लीमेंट ना होना, फिर अपने प्लान को अचीव करने के लिए जो हम कोशिशें करते हैं वो भी हमारी उस तरह से नहीं होती, हम ऑल्टर कर देते हैं बहुत सारी चीज़ों को। तो ये जो शॉर्ट टर्म गोल्स का हमारा माइंडसेट है ओवर टाइम, इसने हमें अभी तक अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से नुकसान ही पहुंचाया है, और अब IMF के पास भी जाना और उससे अगली किस्त के लिए जो इकदाम करना वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस पे आपका कमेंट क्या होगा? आपकी बात बिल्कुल सही है। आई थिंक ये इस बात को बार बार करने की ज़रूरत है ताकि हम आवाम तक भी इस चीज़ को मतलब समझा दें, बिल्कुल हर बंदे को ये बात पता हो कि इस वक्त जो है वी हैव टू नाउ थिंक अबाउट रिड्यूसिंग द साइज़ ऑफ द स्टेट, बिकॉज ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इम्प्लीमेंटेशन वो यूजुअली कैपेसिटी इशूज़ की वजह से स्टेम कर रहे हैं, या गवर्नमेंट के पास इतना रिसोर्सेज नहीं है। यानी कि गवर्नमेंट का जो आप बजट को ही देख लें, कैश ट्रैप्ड है। हमारे थ्रो फॉरवर्ड जो है अगले 10-15 साल तक या 7-8 साल तक कम अज़ कम रैशनलाइजेशन
के बाद भी हम कोई नए प्रोजेक्ट्स भी अपने बजट्स में ऐड नहीं कर सकते। तो ये गवर्नमेंट की कुछ लिमिटेशंस हैं कैपेसिटी से रिलेटेड, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से रिलेटेड। तो इसमें जो है ना, जो लॉन्ग टर्म अब हमें समझ आ रही है, मुझे जो समझ आ रही है बात, वो ये है कि वी हैव टू नाउ इन्वॉल्व अदर प्लेयर्स इन अ मच लार्जर कैपेसिटी। तो हमें प्राइवेट सेक्टर के लोगों को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, हमें थर्ड सेक्टर, सिविल सोसाइटी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स, और इसी तरह इन्हीं सारे पार्टनर्स के जो है एक नेक्सस के अंदर इम्पैक्ट फाइनेंसिंग का रुझान जो है दुनिया भर में अब आ चुका है। तो हमें उस तरफ जाने की भी ज़रूरत है, बिकॉज जब हम इंसेंटिव्स को देखते हैं तो जो अवाम का या जो इकोनॉमी के अंदर की प्लेयर्स हैं उनके जो इंसेंटिव्स हैं वो थोड़े हुकूमत के इंसेंटिव से डिफरेंट होंगे, जिस पे बहुत बड़ी बहस हो सकती है कि हुकूमत इज़ सपोज टू बी ए बेनिफैक्टर और वो सब जो इंश्योर करता है कि लोएस्ट जो पोरेस्ट ऑफ द पुअर है वो भी उसकी भी जो है फलाह और बहबूद के लिए काम किया जाए। लेकिन एट द सेम टाइम इसमें इकोनॉमी के कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको बहुत आसानी से आप एक तरह से स्टेट के परव्यू में से निकाल सकते हैं। इवन इसके ऊपर भी बात हो सकती है कि हेल्थ और एजुकेशन और जो डेवलपमेंट, जो जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट के जो एरियाज़ हैं उसके अंदर भी आप इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेके आ सकते हैं विद सम प्रेजेंस ऑफ द स्टेट। बट जो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है वो अगर स्टेट आउटसोर्स करते टू, जिसको हम कह सकते हैं परफॉर्मेंस मैनेजर्स या जो लोग इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं किसी चीज़ के इम्प्लीमेंटेशन के, तो वो एक बहुत अच्छा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बन सकता है। एंड इट हैज़ बीन डन। सिंध गवर्नमेंट ने कुछ अपने स्कूल्स को दिया, ये कुछ इस किस्म की NGOs के हवाले किया जो कि इसको फिर वो इम्प्लीमेंट करते हैं। दुनिया के अंदर इस किस्म के मॉडल्स हैं कि स्टेट जो है वो एक तरह से रीइंबर्स कर रही है कुछ परफॉर्मेंस मैनेजर्स को कि आप एक प्रोजेक्ट को लेके चलें, अगर ये ओवरऑल आउटकम इम्प्रूव होती है तो हम आपको अपने बजट में से पैसे दे देंगे। तो इस किस्म की सॉल्यूशंस की तरफ जाने की ज़रूरत है ताकि हम स्टेट के जो लेट्स से इम्प्लीमेंटेशन मसल जो कि वीक है उसको हम स्ट्रेंथन कर सकें और उसको हम एक तरह से उसके गैप्स को फुल कर सकें। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट क्राइसिस राइट नाउ। हम मिडिल इनकम ट्रैप में फंसे रह जाएंगे अगर हम अपनी जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, हमारी जो नौजवान नस्ल है ख़ास तौर पे उन पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आई मीन इट्स ऑल गुड टू बी इन्वेस्टिंग इन अ लॉट ऑफ हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी ज़रूरत है एक बैलेंस्ड अप्रोच की, लेकिन हमारे जो लोग हैं ना वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उनके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आपको उनकी हेल्थ, आपको उनकी वेल बीइंग, उनकी एजुकेशन में इन्वेस्ट करना होगा। और इस बजट में मुझे वो स्पेस इतनी कम नज़र आ रही है कि ये बहुत फिक्र है हम सब के लिए। ठीक है, पर आजू साहब, कोमल ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की हमारी यूथ के हवाले से, जो कि एक रिपोर्ट भी मुझे इत्तफाक हुआ 32 लाख जो लोग हैं वो पाकिस्तान से गए हैं। जो ब्रेन ड्रेन है इट्स अ रियल इशू। जहाँ पे जिस स्टेट की हम बात कर रहे हैं बेसिक ह्यूमन नेसेसिटी है, हेल्थ, एजुकेशन, सारी चीज़ें, और नौजवानों के लिए आई थिंक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होना भी, और उसके अलावा भी चले आप अनसर्टिनिटी वाली कैफियत से तो शायद हम निकल आए हैं इन टर्म्स ऑफ आवर कंट्री, बट एट द सेम टाइम जो ये कंसर्न अपनी जगह मौजूद है, ब्रेन ड्रेन वाला फैक्टर इज़ वेरी अलार्मिंग। देखिए जनाब, बात यह है हर चीज़ के माइनस प्लस दोनों पहलू होते हैं। अगर ब्रेन ड्रेन हुआ है तो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी बढ़ी है। इस साल आपके $11 बिलियन का इजाफा हुआ है, तो ये भी कोई छोटी बात नहीं है कि अगर आप $1-2 बिलियन के लिए IMF की सख्त शराइत मान रहे हैं तो उसके सामने अगर आपको $11 बिलियन बढ़ती आ गया है तो ये भी एक बड़ी खुशाइन बात है। तो ब्रेन ड्रेन का फ़ायदा भी है और थोड़ा नुकसान भी है, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा मुझे नज़र आता है कि लोगों का जो लिविंग स्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो बढ़ गया है। अगर वो यहाँ पे $100 कमा रहे हैं तो वहाँ $1000 कमा रहे हैं। हाँ, अब हमें ये देखना है कि जो हमारे लोग बाहर जाएं वो स्किल्ड जाएं, प्रोफेशनल जाएं। ये नहीं कि रवायती जो हमारी लेबर है वो जाए, जो वहाँ से हमको खाली $100 या $200 भेज सके, उसकी जगह $2000-4000 आए। बाकी बात रही कि अनसर्टेनिटी और एक जो मुल्क में माहौल बना दिया गया था मायूसी का, अफरा तफरी का और हर जगह धरनों का, तो बेसिकली तो लोग उससे नाराज होके गए या उससे परेशान होके गए। तो अब हालात वो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर हैं। तो अगर
देखिए, हिजरत तो हमारे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की और उन्होंने तिजारत भी की। ठीक तो हो गया। अगर पाकिस्तान से लोग बाहर जा रहे हैं तो वही लोग आपके यहाँ पैसे भी भेज रहे हैं और बिल्कुल इन्वेस्ट सही भी कर रहे है। हैं। ठीक हो गया। थैंक यू लेकिन वेरी बाकी मच जहाँ जफर तक पराजा बात साहब, रही- बहुत शुक्रिया। कोमल केनेथ शकील, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जी। बजट के हवाले से आज पूरा दिन आपको हमारे चैनल पब्लिक न्यूज़ के ऊपर ट्रांसमिशंस देखने को मिलेंगी। हम कोशिश करेंगे कि इस पर बात करते रहें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।